जजवा इंटरमीडिएट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग मौर्य काल के अंतिम भाग अर्थात भाग 3 को जानेंगे। मौर्य काल के कला और राजप्रसाद, लोक कला, सिक्के, टकसाल आदि के बारे में आज जानेंगे। शिलालेख, गुहालेख, स्तंभलेख आदि से संबंधित जितने भी प्रश्न यहाँ से बनेंगे उनको आज हम लोग क्लियर करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि मौर्य काल में जो प्रमुख राजा हुए अर्थात शासक हुए उसके बारे में जाने थे। आज हम लोग इस काल के एक प्रमुख शासक अर्थात महान सम्राट अशोक, जिसे एक महान भारत का ही नहीं पूरे विश्व का एक महान सम्राट के रूप में इसे जाना जाता है। इसका जो नाम है अशोक का नाम, इसे देव प्रिय भी कहा गया है, अशोक प्रिय भी कहा गया है, देवानंद प्रिय भी कहा गया है। ठीक है, अशोक का नाम। अन्य शिलालेखों में इसके नाम अलग अलग मिलते हैं। पुराणों में इसे अशोक वर्धन कहा गया है। ठीक है, तो आज हम लोग जानते हैं इसे। पहले लोक कला, मौर्य काल में जो लोक कला का विकास हुआ इसके बारे में जानते हैं। पहले कला क्या होता है? कला प्रमुख रूप से दो प्रकार की होती है। एक चाहे जिस रूप में हुई हो, मतलब कहने का है कि लोक कला जो होता है दो प्रकार की होती है। एक राजतंत्र जब हुआ करता था, एक राजा के माध्यम से बनाए जाते थे, चाहे वो भवन हो या और कुछ भी हो। एक दूसरा था एक सामान्य लोगों के द्वारा जो बनाई जाती थी, कला विकसित होती थी, उसे कहते थे। तो यहाँ दो प्रकार की प्रश्न खड़ा होती है कि लोक कला ये सामान्य लोगों के जीवन यापन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी, और आगे इसके बारे में जानेंगे। आज हम लोग जानेंगे मौर्य वंश के में कला का विकास कैसे होता है, इसको जानते हैं। सिंधु सभ्यता के बाद कला का विकास, सर्वाधिक विकास मौर्य काल में हुआ। यदि सिंधु सभ्यता में भी कला का सर्वाधिक विकास देखने को मिलता है, इसके बाद जो कला का विकास देखने को मिलता है मौर्य काल में ही देखने को मिलता है। यहीं से कला का विकास शुरू हुआ और अभी तक चलते आ रही है वर्तमान समय तक। ठीक है, सिंधु सभ्यता जैसे ही समाप्त होती है, वहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ से जो नगर मिले हैं, मतलब बहुत तरह की कला का विकास उसमें भी हुआ था। ठीक है, तो इसके बाद जो है कला का विकास देखने को मिलता है, ये मौर्य काल में देखने को मिलता है, जो कि अभी तक वर्तमान समय में जारी है। ठीक है, यहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो मौर्य काल के समय जो अभिलेख, शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख, इन सब के माध्यम से कला का विकास इस सब चीज़ों में देखने को मिलता है। प्रथम जो अभिलेखों का अध्ययन जो होता है एपिग्राफी कहलाता है। ठीक है ना, अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी या कहीं एपिग्राफी लिखा जाता है, भूलिएगा नहीं। अभिलेख के ही अंतर्गत इस अभिलेख को 3 भागों में बांटा है। एक है शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख, तीसरा है गुहालेख। इसे हम बारीकी से पढ़ेंगे। शिलालेख जो कि पूरे 14 है, शिलालेखों की संख्या टोटल 14 है, जिसमें पहला शिलालेख क्या होता है नहीं समझे। पत्थर का जो अभी के समय में आप रोड घाट कहीं योजना जो चलती है सरकार की, उसे काला पत्थर में लिखा जाता है ना, वही अभिलेख होता है। ठीक है, उसी को अभिलेख कहते हैं। ठीक है, जैसे कि महात्मा गांधी, इस तरह का अभिलेख का योजना का नाम रहता है। ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। ठीक है, ये उसी को उस समय जो है अभिलेख की संज्ञा दिया गया था। ठीक है, तो अभिलेख को उस समय 3 भागों में बांटा था। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख और एक था गुहालेख। ठीक है, तो आज हम लोग शिलालेख से शुरू करते हैं। शिलालेख इनकी संख्या 14 है। पहले शिलालेख में जो है पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई। पहला जो शिलालेख पत्थर में खुदवाया गया, लिखवाया गया, जिसमें जो
पहला शिलालेख था, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा शिलालेख में कहा गया है अशोक का कि मनुष्य व पशु बलि की हत्या पर रोक लगाया और यहाँ चिकित्सक डॉक्टर की व्यवस्था की गई। ठीक है, दूसरे शिलालेख में ये कहा गया है मनुष्य व पशु की हत्या पर रोक और चिकित्सा अर्थात डॉक्टर की व्यवस्था की गई है दूसरे शिलालेख के अंतर्गत। तीसरा में कहा गया अधिकारियों को आदेश दिया कि हर पांचवें वर्ष में वो अपने क्षेत्र का दौरा करें। अधिकारी, बड़े अधिकारी जो लोग थे उसको कहा गया है तीसरे शिलालेख में कि आप हर 5वें वर्ष में अपने क्षेत्र का दौरा कीजिए और वहाँ की समस्याओं को देखिए। ठीक है, ये तीसरे शिलालेख में कहा गया है। ठीक है, चौथा में कहा गया भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष। अब ये भेरी घोष क्या होता है? देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के ही समय से उसके पास बहुत बड़ी सेना थी। ठीक है ना, उसी सेना से लेकर क्या करते थे, युद्ध लड़ा करते थे। तो भेरी घोष का जो मतलब है युद्ध नीति को छोड़ करके, युद्ध प्लान को छोड़ करके धर्म प्लान को मतलब स्वीकार करें। धर्म का मतलब हुआ धार्मिक आचरण स्वीकार करना। ठीक है, धर्म घोष हुआ धार्मिक आचरण स्वीकार करना, भेरी घोष मतलब युद्ध नीति को छोड़ना, युद्ध नीति। ठीक है, पांचवा में है क्या, धर्म महामात्रों की नियुक्ति करना। पांचवें शिलालेख में क्या है, धर्म महामात्रों की नियुक्ति। ठीक है, अब ये जो धर्म की नीति अपनाया है इसके पालन के लिए कुछ, जैसे अभी के टाइम बाबा पंडित लोग होते हैं पर भजन कीर्तन जो कहते हैं उसी को उस समय महामात्र कहा गया। जो धार्मिक जो चीज़ों को जानते थे, बताते थे, प्रवचन देते थे, उसी की यहाँ मतलब बहाली की गई थी, धर्म महामात्रों की। छठा में क्या है, आत्मनियंत्रण, अपने आप को नियंत्रण, अपने आत्म को नियंत्रण करने के लिए बताया गया है ये छठा शिलालेख में। ठीक है, सातवां और आठवां शिलालेख में तीर्थ यात्रा का वर्णन है। यात्रियों और अपने जनता को अशोक ने कहा आप तीर्थ यात्रा पर प्रत्येक वर्ष या 5वें वर्ष पर जाइए। ठीक है, सातवां और आठवां शिलालेख में क्या है, तीर्थ यात्रा का उल्लेख है। नौवां में सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। नौवां शिलालेख में सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। ठीक है, और 10वां में चलते हैं। 10वां शिलालेख कहता है राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित के लिए सोचेंगे। 10वां शिलालेख कहता है राजा और जो उच्च वर्ग के अधिकारी हैं वे हमेशा प्रजा के हित के लिए सोचेंगे, प्रजा के हित के लिए कार्य को करेंगे। ठीक है, हाँ आगे देखो, 11वां कहता है धम्म की व्याख्या की गई है। ये धम्म क्या होता है, धम्म का वर्णन किया गया है 11वां शिलालेख में, आगे हम लोग अभी जानेंगे। ठीक है, धम्म का वर्णन किया गया, व्याख्या किया गया है 11वां शिलालेख में। 12वां शिलालेख में क्या किया गया है, स्त्री महामात्रों की नियुक्ति किया गया है। इसको गौर से समझेंगे। पहले क्या गया, महामात्रों की नियुक्ति किया गया, तो कहाँ पर, यहाँ पर 5वां में केवल पुरुष था इसमें। ठीक है, पुरुष पंडित लोग था, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया तो 12वां शिलालेख में क्या किया गया है कि स्त्री महामात्रों की भी नियुक्ति की गई, साध्वी जिसको बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद 13वां शिलालेख, आप इसे कभी नहीं भूलेंगे, इससे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक ना, 13वां शिलालेख ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिलालेख है। इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। ठीक है, कलिंग युद्ध, इसी युद्ध ये युद्ध जो था कलिंग अभी वर्तमान में उड़ीसा में है, इसे ध्यान रखिए। तो कलिंग युद्ध का वर्णन है 13वां शिलालेख में। इसमें अशोक ने राजगद्दी पर बैठने के बाद, ये अशोक 269 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा, 269 ईस्वी पर राजगद्दी पर बैठा, तो इसने 8 वर्ष तक बैठकर 8वें वर्ष पर, कहने का मतलब 8वें वर्ष पर राजगद्दी के बैठने के बाद इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया। ठीक है ना, कलिंग 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। और यहाँ देखा इन्होंने कि यहाँ कलिंग में एक ऐसी प्रथा थी कि यहाँ बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां, पुरुष सभी मतलब युद्ध में आ जाते हैं। उसने देखा अशोक कि इस युद्ध में सबसे ज़्यादा स्त्री और पुरुष और बच्चों की मतलब बलि चढ़ी, मतलब मारा गया था इस युद्ध में। ये सब खून खंखार देख करके, लहू लुहान देख करके
महान सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है। यहाँ हृदय परिवर्तन हो जाता है और यहाँ से ये युद्ध नीति को छोड़ करके धर्म नीति को स्वीकार करता है, ठीक है ना। तो यहाँ 13वां शिलालेख को आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला जो है 14वां जो शिलालेख है आपका, ये शिलालेख धार्मिक जीवन बिताने के लिए जनता और अपने जनता को कहा है और अपने उच्च अधिकारी वर्ग के आदि को कहा है, ठीक है ना। 14वां में धार्मिक जीवन बिताने के लिए कहा है सभी को। अब कहते हैं शिलालेख। शिलालेखों को सर्वप्रथम खोज, शिलालेख की खोज सर्वप्रथम 1750 ईस्वी में पादेट्री फेनथैलर ने की थी। पादेट्री फेनथैलर 1750 ईस्वी में शिलालेखों की खोज की थी। अब ये शिलालेखों की तो खोज होगी, अब इसे पढ़ेगा कौन? अब एक जेम्स प्रिंसेप नामक एक व्यक्ति था, अंग्रेज था ये, ठीक है ना। इन्होंने सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में इस शिलालेख को पढ़ा। प्रश्न पूछेगा अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। कब पढ़ा? 1837 ईस्वी में पढ़ा। और अगर शिलालेखों की खोज पूछे तो ये 1750 में खोजी गई थी। कौन खोजे थे? पादेट्री फेनथैलर ने खोजा था इसे। ये भी आप 2 पॉइंट याद रखेंगे इसमें। अगर हम अब यहाँ आते हैं स्तंभ लेख में, स्तंभ लेख वैसे 7 बताई जाती है लेकिन इसे 6 खोजा गया। इसे 6 मुख्य रूप से 6 को खोजा गया अभी, इसके बारे में जानते हैं। प्रयाग स्तंभ लेख, यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, पीसीएस में भी यहाँ से एग्जाम पूछा गया था। प्रयाग स्तंभ लेख ये कौशाम्बी में स्थित था। इसे अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित किया गया, ठीक है। ये प्रयाग स्तंभ लेख कहाँ था पहले स्थित? कौशाम्बी में था। मुगल काल के जो शासक थे अकबर, उन्होंने क्या किया, इसे उठा करके यहाँ से इलाहाबाद के किले में स्थापित कर दिया। इस अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। कौशाम्बी स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, इसे भी आप ध्यान में रखें। दिल्ली टोपरा अभिलेख स्तंभ लेख, ये जो था फिरोज शाह तुगलक द्वारा टोपरा से दिल्ली के किले में स्थापित किया गया। यहाँ उल्टा लिखा गया, टोपरा दिल्ली होना था, चलिए कोई नहीं, दिल्ली टोपरा, ठीक है। तो ये स्तंभ लेख जो था दिल्ली टोपरा का, टोपरा में पहले स्थित था। इसे फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली के किले में रखा गया, ठीक है। दूसरा है दिल्ली मेरठ, ये मेरठ में स्थित था। इसे भी फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में लाकर के स्थित रखा, ठीक है। दूसरा है, ये आपको ज्यादा पूछा जाएगा, रामपुरवा, लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, ये सब बिहार में था। ये रामपुरवा स्तंभ लेख जो है बिहार के चंपारण जिले में स्थित है, ठीक है। इसे 1872 ईस्वी में कार्ल लायन ने खोजा था। इसकी खोज ये थे, कार्ल लायन ने खोजा था। कब? 1872 में। कौन सा स्तंभ लेख को? रामपुरवा स्तंभ लेख को। कहाँ स्थित है? बिहार के चंपारण में स्थित है, ठीक है। दूसरा है लौरिया अरेराज, ये भी बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। तीसरा है लौरिया नंदनगढ़, ये भी बिहार के चंपारण में ही स्थित है और ये इसमें मोर का चित्र बना हुआ है। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख में क्या बना हुआ है? मोर का चित्र बना हुआ है, ठीक है। इससे एक प्रश्न है, इसी मोर की शायद चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य ज्यादा पसंद था, इसलिए मयूर का चित्र बनवाया, जिस कारण से इस वंश का नाम उन्होंने मौर्य रखा, ऐसा कहा जाता है। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, ठीक है ना। तो एक स्तंभ लेख में उसने उसका अशोक के एक स्तंभ लेख में, कौन सा स्तंभ लेख? लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख में मोर का चित्र बना हुआ है, इसे आप ध्यान दें। यदि पूछे क्या सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा था, तो ये सबसे छोटा स्तंभ लेख जो था रूमी देई का है, ठीक है ना, रूमी देई, ठीक है ना। अशोक यहाँ 10वें वर्ष जब होता है, ये लुम्बिनी, यहाँ लुम्बिनी आते हैं, मतलब यात्रा पर निकलते हैं, लुम्बिनी, इसी का वर्णन है इसमें। अब सबसे महत्वपूर्ण जो है आप लोगों को बताएंगे हम, सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ लेख। आप लोग नाम सुनेंगे, इससे भली भांति परिचित भी होंगे, ठीक है। सुनिए इसको।
सारनाथ का स्तंभ लेख, जिससे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है, ठीक है ना। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, ठीक है ना, नाम सुने होंगे। ये जो है सारनाथ स्तंभ है, यूपी में है, इससे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्तंभ जो है, इसको थोड़ा समझिए। स्तंभ क्या होता था, एक पिलर था, ठीक ना, ये स्तंभ यहाँ स्टैंड था इसका, ठीक है। ऊपर में यहाँ पर कई पशु की आकृति बना हुआ है, ठीक ना। 4 शेर है, 4 लायन है, ठीक ना, 4 शेर है, एक घोड़ा है, बैल है, हाथी का यहाँ पर चित्र बनाया जाता था, ठीक ना। इसी को स्तंभ लेख बोला गया है। तो यही से, और ये भारत के राष्ट्रीय झंडा में जो 24 तीली आपको दिखाई दी जाती है, तो इसी स्तंभ लेख से लिया गया है, ठीक है ना। भारत के राष्ट्रीय झंडा में जो चिन्ह है ना, चक्र है 24 तीली का, इसी सारनाथ के स्तंभ लेख से लिया गया है। यहाँ से आप याद रखेंगे क्या, सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है, ठीक है ना, इसमें 4 सिंह हैं, ये भी याद रखिए। आप कभी कभी पूछा जाता है क्या, सारनाथ में जो स्तंभ लेख स्थित है अशोक का, उसमें कितने सिंह विराजमान हैं। आप लोग क्या करते हैं, 3 दिखाई जो देता है, एक घुमाइएगा तब दिखाई देगा, तो आप लोग हमेशा ऑप्शन था 3, 4, 5, 6, तो अधिकांश विद्यार्थी 3 ही मार के आ गए, जो कि गलत है। स्तंभ लेख में 4 सिंह हैं, ये ध्यान में रखिए। वो 4 सिंह हैं, एक घोड़ा है, एक हाथी है, एक बैल है, ठीक है ना। इसे आप हेलो से भी याद रख सकते हैं, ठीक है ना। एच से क्या हो जाएगा, एच से हॉर्स, ठीक है ना, ई से एलिफेंट, एल से लायन, ठीक है, ओ से ऑक्स। अशोक के स्तंभ में 4 मतलब पशु थे, 4 सिंह थे, एक घोड़ा था, एक हाथी, एक बैल था, ठीक है। ये 24 तीली जो लिया गया है वाला चक्र जो है, इसी से लिया गया झंडा में, जो अपने राष्ट्रीय झंडा में यहाँ से लिया गया। गुहालेख, अब गुहालेख के बारे में जानते हैं हम लोग। मुख्य रूप से स्तंभ लेख को इतना ही याद रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएगा एग्जाम में आपका। गुहालेख जो है, गुहालेख का मतलब है पहाड़ को काट करके जो रहने के लिए जो जगह बनाई जाती है, उसी को गुहालेख कहते हैं। तो गुहालेख देखिए, अशोक के समय में बराबर की पहाड़ी में आजीविकों के रहने के लिए निवास स्थान था, ठीक है ना। बाद में अशोक के पौत्र द्वारा नागार्जुन पहाड़ी में गुफा का निर्माण कराया गया। यह आजीवक क्या होता है, देखिए, बौद्ध धर्म या किसी भी धर्म को जो मानने वाले, ज़्यादातर बौद्ध ही धर्म होता है। आजीवक एक संप्रदाय था जिसके संस्थापक थे मखली गौसार पुत्र, ठीक है। ये इसके जो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार जो थे, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था पहले, ठीक है ना। बिंदुसार किसका था, आजीवक संप्रदाय का पहले अनुयायी था, बाद में ये जैन संप्रदाय में आ गए थे, ठीक है ना। इसमें याद रखेंगे, आजीवक संप्रदाय के रहने वाले जो भक्त लोग कहते हैं ना, जो एक साधु, मेन साधु होता है, एक छोटे छोटे उनके सहायता करने वाले जो साधु लोग होते हैं, उसी को मुख्य रूप से अनुयायी समझिए इस आजीवक से आप लोग। उसी के रहने के लिए अशोक ने बराबर की पहाड़ी को काट करके 4 गो पहाड़ी को काट, गुफा को काट करके रहने का स्थान बनाया था। उसका नाम अलग अलग है, सुनिए आप। गुफा का पहला नाम था कर्ज, दूसरा था चौपार, सुदामा, विश्व, जो अभी भी ये वर्तमान स्थिति में बिहार राज्य के गया जिला में अवस्थित है। ये बराबर की पहाड़ी में अभी भी ये सब है, ठीक है ना। तो अशोक ने आजीविकों के रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण किया था। कौन सब था, कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी, इसे भी आप याद रखिए। अब इसी अशोक के पौत्र जो थे, उन्होंने नागार्जुन की पहाड़ी को काट करके आजीविकों को रहने के लिए स्थान बनवाया था, ये भी आप याद रखिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग स्तूप के बारे में, ठीक है। स्तूप जो है मौर्य काल का एक बहुत लोकप्रिय कला है। यह स्तूप देखिए मुख्य रूप से होता क्या है, सांची का स्तूप आप लोग देखेंगे, बरहुत का स्तूप, इसे आप एक चित्र के माध्यम से समझिए, मैं बता रहा हूं आपको। स्तूप का मुख्य रूप से, स्तूप का अर्थ होता है थुहा भी इसे बोला जाता है, या धकती हुई आग या लागती हुई आग भी बोला जाता है। स्तूप से आप ये याद रखेंगे कि वर्तमान समय में इसे स्मारक का नाम दिया गया है, ठीक है। स्मारक जो हम लोग जलाते हैं ना,
तो जलाने के उपरांत उसमें ईंट का बना हुआ कुछ घर टाइप का बनाते हैं, इसी को स्मारक बोलते हैं। पिछले उस समय क्या हुआ करता था, उसको स्तूप का नाम दिया गया था। स्तूप होता क्या सुनिए, कहा जाता है गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी तो उसके शरीर को 8 भागों में काटा गया था। 8 भागों के कुछ अवशेष शरीर के, ठीक है ना, लेकर के मुख्य सड़क के चौराहों पर इसके अवशेषों को स्तूप के रूप में, अर्थात अभी के समय वर्तमान स्मारक जिसको कहेंगे, का निर्माण कराया गया था, ठीक है ना। तो स्तूप होता क्या था सुनिए, इस प्रकार से स्तूप का निर्माण आकार इसी तरह का था, और यहाँ बीच में एक इस तरह का मतलब आकार होता है, ठीक है ना। तो मौर्य काल में सबसे जो महत्वपूर्ण स्तूप का निर्माण किया गया था वह सांची का स्तूप था, जो एमपी बोले तो मध्य प्रदेश में स्थित रायसेन जिला में स्थित है, ठीक है ना। सांची का स्तूप इसी प्रकार होता था स्तूप, ठीक है। सांची का स्तूप जो था कहाँ, अब इससे पूछा जाता प्रश्न, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। एक पुराण का कहा जाता, परंपरा के अनुसार अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, ठीक है ना। अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, ठीक है ना, ये भी आप याद रखेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे, स्तूप पढ़ लिए हम लोग, स्तंभ लेख पढ़ लिए, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं गुहा लेख। गुहा लेख इनकी संख्या 3 है, गुहा लेख, ठीक है ना, जिसके बारे में हमने यहाँ चर्चा भी किया था, ये बराबर की पहाड़ी को जब काट होता है, ये गुहा लेख जो है, हाँ, इनकी संख्या 3 है, इसको थोड़ा जानते हैं। मस्की गुहालेख में जो है, मस्की गुहालेख ये कर्नाटक में है, गुर्जरा गुहालेख या दतिया ये मध्य प्रदेश में स्थित है, और एक है एक नेतुर या उड़ेगेलम गुहालेख, ठीक है, ये कर्नाटक में है। इन तीनों गुहालेखों में अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। कौन से अभिलेख में, गुहालेख में मस्की गुहालेख में जो कि कर्नाटक में स्थित है, इसमें भी अशोक का नाम अशोक ही है। गुर्जरा या दतिया जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, इसका नाम भी अशोक ही मिलता है इसमें। दूसरा जो है नेतुर या उड़ेगेलम, आपको ज्यादातर नेतुर ही पूछेगा, नेतुर या उड़ेगेलम में अशोक का नाम अशोक ही मिलता है, ठीक है ना। वही अगर बात करें पुराण में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है, ठीक है, पुराण में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है, इसे भी आप ध्यान रखिए। आगे हम लोग चलते हैं, ये अशोक की माँ का जो नाम था सुद्रांगी था, ये भी ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग राजप्रसाद, राजा का जो रहने का जो महल था उसे राजप्रसाद कहते हैं, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद एकदम बहुत ही सुंदर एवं सजावट की हुई थी। यहाँ फायाम में से देवों का घर कहा है, ठीक है ना, इसके राजप्रसाद का। लोक कला की यदि बात करें, मौर्य काल में लोक कला का जो बहुत भव्य प्रतिमा बनाई गई थी, यक्ष और यक्षिणी की जो प्रतिमाएं थी बहुत ही लोकप्रिय थी। लोक कला की यक्ष और यक्षिणी की प्रतिमा मूर्ति, और इसमें कुछ टकसाल सिक्के जो थे इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। और बुद्ध काल में जो सिक्के चलते थे उसे आहत सिक्के कहते थे। गुप्त काल में नहीं, बौद्ध काल में, बुद्ध काल में जो सिक्के चलते थे उसे आहत सिक्के कहते थे। अब जैसे ही मौर्य काल में हम लोग आते हैं, मौर्य काल में सोना के सिक्के को निष्क कहा गया है। कौन चीज? निष्क। सोना के सिक्के को निष्क कहा गया है, और चांदी के सिक्के को करसापन कहा गया है। चांदी के सिक्के को करसापन, तांबे के सिक्कों को काकिनी कहा गया है, ठीक है ना। अब ये सिक्के जिस साचा होता है ना, जिसको टकसाल कहते हैं, ठीक है, जो टकसाल का अध्यक्ष था उसको लक्षणाध्यक्ष कहा गया है। मौर्य काल में टकसाल के अध्यक्ष को लक्षणाध्यक्ष कहा गया है। मुद्रा को जांच करने के लिए एक अधिकारी होता था, परीक्षण करने वाला, उसको रूप दर्शक कहा गया है, ठीक है। अशोक का धम्म, अब देखिए धम्म क्या है इसके बारे में जानिए। धम्म हमने पहले बताया था कि ये धार्मिक जीवन पर आधारित है। तो धम्म में सबसे पहली बात है, धम्म क्या है, अगर प्रश्न पूछिए धम्म क्या है,
तो आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे धम्म में पापहीनता है, पाप नहीं है, अधिक कल्याण है, जीवों का कल्याण, ठीक ना, दया है, दान है, पवित्रता है, सत्यवादिता है, ये सब क्या है, धम्म है, ठीक है ना। इसी नीति को कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने अपना लिया था, ठीक है ना, धम्म को, ठीक है। और प्रचार प्रसार, धम्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा, अशोक ने अपने पुत्र एवं पुत्री, पुत्र कौन था, महेंद्र, पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था इस धम्म के प्रचार के लिए, ठीक है। आगे के वीडियोस में हम अगला चैप्टर को पढ़ेंगे, गुप्त काल हो सकता है, तो देखेंगे, बताएंगे। तो इसमें जो भी त्रुटि होगी आप उसे कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि हम अधिक से अधिक इनकी सुधार कर सकें, ठीक है। सो धन्यवाद।